हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर सितंबर 2025 की डिस्कशन के अंदर। तो बिना देरी के अपना डिस्कशन जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका आता है एमसीक्यू का। तो वो कह रहा है कि भाई एचआईजी एक कंपनी है जो आपसे अकाउंटिंग सजेशन मांग रही है, तो सीधा उनके मुद्दों पे चलते हैं। वो कहती है अक्टूबर 2001 के अंदर एचआईजी ने सब्सक्राइब करे थे 40 मिलियन रुपी वन लोन नोट। तो इसका मतलब एचआईजी के लिए क्या हो गई, फाइनेंशियल एसेट हो गई साहब। जेड लिमिटेड के अंदर, जेड लिमिटेड के लिए क्या होगी, उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। द लोन नोट इशू कितने पे करे गए हैं, 90 पैसे पे, और रिडीम कितने पे होंगे, 1 रुपए 20 पैसे पे, और 30 सितंबर 2001। इंटरेस्ट जो है पेबल होना 30 सितंबर को 4% के हिसाब से। ये ईआईआर उन्होंने आपको निकाल के दे दिया 9.9। ये ईआईआर बोल लो या फिर आप आईआरआर बोल लो, ये वो लोग आपको निकाल करके दिए हैं। उन्होंने आपको कोई मार्केट रेट वगैरह नहीं दे रखा। तो इसका मतलब जो 90 पैसे पे इशू हुए हैं, यही क्या है, यही फेयर वैल्यू होगी, यही फेयर वैल्यू होगी, क्योंकि उन्होंने मार्केट रेट नहीं दे रखा। अच्छा, अगर आपको ईआईआर का कॉन्सेप्ट पता है तो ये बात आप समझ रहे होगे कि ये लोग ये कैसे निकाले होंगे। इन्होंने कहा होगा कि इस डेट पे ये इंटरेस्ट पेमेंट होनी है और लास्ट में 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से होनी है। तो किस परसेंट रेट पे ये किसके बराबर आ जाएगा, 40 इंटू 90 पैसा, यानी कि 36 के बराबर आ जाएगा। तो वो क्या आएगा, वो आएगा 9.9। आप घर पे निकाल लेना, यही आएगा आपका। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं भाई साहब, आपकी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स होनी है और लास्ट में 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से जो पेमेंट होनी है, उसको किस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू करूं कि वो 36 के बराबर आ जाए, तो वो क्या है, वो रेट है 9.9। ये मतलब है ईआईआर का। तो अगर आप वैसे भी निकालोगे तो भी 36 ही आएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि उन्होंने भाई साहब आपको कोई मार्केट रेट ऑफ रेट नहीं दे रखा, तो 90 पैसा ही क्या हो गई आपके लिए, फेयर वैल्यू हो गई। तो अगर पूछे इनिशियली कौन किस पे रिकॉग्नाइज होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो साहब वो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होते हैं। और फेयर वैल्यू क्या है सर, फेयर वैल्यू है 40 इंटू 90 पैसा, जो कि क्या है 36। फिर 1 अप्रैल को एचआईजे ने कमेंस करी है ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर्टी की जी लिमिटेड के साथ। इसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट एंटर करा है। तो अगर वो लोग एग्रीमेंट एंटर करे हैं, एग्रीमेंट अगर उन लोगों ने एंटर करा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ज्वाइंट ऑपरेशन। It has been entered into provide the joint operation and the ownership of the property. All going ongoing expenditure borrowing cost जो है वो इक्वली शेयर होंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया, 30 सितंबर को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो प्रॉपर्टी कैपिटलाइज कब होगी, 30 सितंबर को। और डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होगा, 30 सितंबर को। कहता है यूटिलाइजेशन हमने जनवरी से करा, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यूजफुल लाइफ वो कहता है 20 ईयर्स की है। कहता है टोटल कॉस्ट कितने की आई, 40 करोड़ की आई। बिसाइड इंटरनल अप्रूवल, कंपनी ने लोन भी लिया था 10 करोड़ का 1 जनवरी से, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो अप्रैल से शुरू हुई। तो 6 महीने का आपका जो है वो लोन लगा। 6 महीने कैसे लगा, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 मंथ्स होते हैं। तो लोन कैरी इंटरेस्ट कितना का, 10% पे इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर ईच ईयर। कंपनी ने 4 लाख भी स्पेंड करे, जो कहां चले जाएंगे, जो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मुझे जरा बताओ बोरिंग कॉस्ट कितनी निकालोगे। सर हम बोरिंग कॉस्ट निकालेंगे 10 करोड़ का 10% डिवाइडेड बाय 6/12, तो एक 0.5। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 40.5 की प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको दो हिस्सों में बांटना है, तो 40.5 डिवाइडेड बाय 2 20.25। तो 20.25 इसका और 20.25 अपना। फिर उसके बाद वो कहता है इनिशियल मेजरमेंट बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। तो वो क्या था, वो था 90 पैसा, 40 इंटू 0.9 36। तो 36 इज द आंसर। वो कहता है क्लोजिंग बैलेंस बताओ 31 मार्च को। तो 36 की एंट्री बताओ मुझे क्या होगी। इसकी एंट्री होगी फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट डेबिट 36 टू बैंक। बैंक से भी कितने पैसे गए, बैंक से भी 36 रुपए ही गए होंगे ना, मतलब मिलियन में 36 ही गए होंगे ना। क्यों, क्योंकि आपने 90 पैसे पे ही तो सब्सक्राइब करा है। फिर 31 मार्च को आप क्या करोगे, आप इंटरेस्ट बुक करोगे। उसकी एंट्री क्या डालोगे, फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टू इंटरेस्ट इनकम। वो कितना आएगा, वो आएगा 36 का। ईआईआर, ईआईआर कितना था सर, 9.9, 9.9%। कितने बटे 12, कब आपने सब्सक्राइब करे सर, सर हमने अक्टूबर में, तो 6/12। तो 36 इंटू 9.9% इंटू 6/12, वो होता है 1.782, 1.782। इतने की आपने इंटरेस्ट इनकम मार्च की बुक करनी होगी।
तो 31 मार्च में फाइनेंशियल एसेट कितने की आ रही होगी सर? वो आ रही होगी 36 की और प्लस 1.782 की। तो बताओ जरा कितना होता है? प्लस 36 37.782। तो इतने रुपए की आपकी फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू आएगी 31 मार्च को। पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं करी? क्योंकि ब्याज अभी मिला ही नहीं होगा, वो सितंबर में मिलना है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टू, व्हाट इज द नेचर ऑफ अग्रीमेंट? तो वो अग्रीमेंट जॉइंट ऑपरेशन के नेचर का था। फिर उसके बाद वो कहता है व्हाट विल बी द इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ HIJ। तो HIJ का शेयर कितना आया था? 20.25 का शेयर आया था HIJ का। डेप्रिसिएशन बताओ। तो डेप्रिसिएशन होगा 20,25,000 पे। ये 20 सालों की लाइफ बताई थी वो लोग, इंटू 6/12, 20,25,000 डिवाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 2, 56,50,625। हमने कुछ जीरो वीरो कम डाल दी क्या? अच्छा वो करोड़ है तो मैंने लाख में ले लिया, तो ये हो जाएगा 56,625 करोड़, लाख करोड़, दो दो जीरो का फर्क आ जाएगा, ये होगा आपका आंसर। वो मैंने उसमें ले लिया गलती से, लाख में, तो यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगे आपकी ना। अब आपका ये आंसर होगा। ठीक। केस सिनेरियो नंबर 2। एफए लिमिटेड इज अ कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट पार्ट और इंजन और सेल करती है उनको लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज को। ठीक है, तो उसने आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिया। 1 अप्रैल 2002 को कंपनी ने बिगिन करा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन लाइन। उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल, लिस्ट प्राइस था इतने का जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रखा है 10 लाख रुपए। रिकवरेबल GST टैक्स इनकर्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कॉस्ट, क्योंकि रिकवरेबल है तो इंक्लूड होना भी नहीं था, तो इसको आप ऐड नहीं करोगे। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 मंथ। अदर ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन 0.9, पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर 0.5 और एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन 2। प्रोडक्शन लाइन ने 2 महीने लिए, तो आपने एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कितने महीने की ले रखी थी? 3 महीने की, तो आपको इसको 2 महीने की लेना पड़ेगा, इन डिवाइड बाय 3 इंटू 2। तो 1.2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 हो गया 0.8, तो ये आप लोगे 0.8। फिर वो कहता है अदर ओवरहेड के अंदर तो भी 2 महीने की है, लेकिन उसके अंदर एक अबनॉर्मल कॉस्ट है 0.3 की, तो वो आप माइनस कर दोगे 0.9 माइनस 0.3, तो ये निकल कर आएगा 0.6। वो कहता है प्रोडक्शन लाइन जो है वो 8 साल का समय लेगी, लीगल आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा, 2 लाख इंक्लूड करता है कॉस्ट एस्टिमेट में, लेकिन डिस्काउंट रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 0.68, 2 इंटू 0.68 होता है 1.36, 1.36। तो बताओ मुझे जरा टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 और प्लस 1.36, तो 13.26 टोटल कॉस्ट आती है आपकी। 13.26 टोटल कॉस्ट निकल करके आती है। वो कहता है 4 सालों के बाद प्रोडक्शन लाइन को एक मेजर ओवरऑल चाहिए तो इंश्योर के इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते रहें, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 3, तो आपको इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, ओवरऑल 3 और बैलेंस हो गया 10.26। अच्छा इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 4 ईयर्स की, और इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 8 ईयर्स की, क्योंकि वो कहता है, उसने बोला था ना कि मेरी लाइफ कितनी है, 8 ईयर्स की लाइफ है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 एफए लिमिटेड प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी सर्विस टू ए कस्टमर रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट पार्ट। सिस्टम ने कॉस्ट कर दिया कस्टमर को कंसिडरेबल प्रॉब्लम, सो द कस्टमर हैज टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट that has arisen as a result of problem with the system। कस्टमर ने क्लेम कर लिया डैमेज टू द ट्यून ऑफ 1.6 लाख, तो इतने का आपके ऊपर केस है। लीगल डिपार्टमेंट कहता है कि 25% ही चांस है सक्सेसफुली हम डिपेंड कर जाएंगे। लीगल डिपार्टमेंट फर्दर से कहता है कि रीजनेबल कॉन्फिडेंट है कि कंपनी कवर कर लेगी इंश्योरेंस को अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ लॉसेस। द अकाउंटेंट फील नथिंग नीड टू बी प्रोवाइड फॉर दिस क्लेम, द कंपनी सुटेबली कवर्ड अगेंस्ट एनी पॉसिबल लॉसेस। तो साहब आपके पास वर्चुअल वो नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है, तो आप कोई रिम्बर्सेबल राइट नहीं दिखा सकते। आपको पूरा 1.6 लाख रुपीस का ही क्या करना पड़ेगा? आपको 1.6 लाख का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एफए लिमिटेड की एक एसोसिएट कंपनी है फ्लाईनेट। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लाईनेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003, और ये तो कैश फ्लो जैसा लग रहा है।
Which of the following item need to be capitalized in determining the cost of production line? Abnormal cost ना, recoverable GST ना, initial estimate 2 लाख नहीं, प्रेजेंट वैल्यू लिया था, प्रेजेंट वैल्यू कितना लिया था हमने, लिया था 1.36, तो आंसर इज 1.36। कैलकुलेट कंपनी एसोसिएट फाइनेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालने हैं, तो ये तो यहीं से निकल जाएंगे। आफ्टर टैक्सेस आपको पीएटी कितना दे रखा है, पीएटी दे रखा है साहब 120 का, और टैक्स चार्ज कितना है 15 का आपका टैक्स चार्ज है। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन है, चलो एक एक करके लेते हैं। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 20 से आपके अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ है, सॉरी पेबल नहीं कम हुआ, तो 20 से आपके पास पैसा आ गया होगा। डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, एड बैक कर देंगे। इन्वेंट्री बढ़ गई तो 10 से कैश माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल 7 से कैश बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन वेजेस पेबल 5 से कैश कम हो जाएगा। टैक्स चार्जेस आपने ट्रीट कर लिए। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, आपके प्रॉफिट है तो आपको अपने प्रॉफिट को यहाँ से कम करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विच इज इक्वल टू 120 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 10 प्लस 7 माइनस 7, तो 170, 170 का आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कैश फ्लो कितना आ रहा है 170। What accounting treatment should be done in FA Limited books for the year ended 31 March 2003 as the customer has taken legal action against the company on loss of profit that has arisen as a result of problem with the system। तो भाई साहब 1.6 लाख का आपको प्रोविजन चार्ज करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। Compute the total amount to be charged of the statement of profit and loss with respect to the production line for the year ended 31 March 2003 and the balance of provision for dismantling costs carried to the balance sheet। तो मुझे जरा बताओ पीएनएल के अंदर क्या क्या डालेंगे। पीएनएल के अंदर एक तो चीज हम डालेंगे डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन एक तो लगेगा 10.26 पे जिसपे 8 सालों की लाइफ थी और 2 महीने के अंदर रेडी हो गया था ना मेरे ख्याल, हाँ 31 मई को उसने यूज में डाल दिया था, तो 10 महीने का डेप्रीसिएशन आपको यहाँ पर पे लगा करके चलना है 10/12 और 3 हाँ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10/12। फिर उसके बाद आपको वाइंडिंग अप चार्ज भी फाइनेंस कॉस्ट जो होती है वाइंडिंग अप चार्ज भी बुक करने पड़ेंगे, वो कितना होगा 1.36 का 5%, वो भी 10/12। तो मुझे जरा बताओ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.26 डिवाइड बाय 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 12, तो 1.6, ये 2 डेसिमल पूछ रहा है ना, हाँ तो 1.07 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.6, 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, हाँ 0.63, 1.36 इंटू 5% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.06, तो 1.07 प्लस 0.63 प्लस 0.06, तो ये होता है 1.76। तो 1.76 कहाँ है, सिर्फ यही है 1.76। अदरवाइज आप ये भी निकालना चाहो तो आप 0.6 इसको जोड़ दो 1.36 के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 1.42। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन, तो वो आ रही थी आपकी 13.26 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन। कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप के ऊपर, ए लिमिटेड ओन करता है 100% ऑफ सब्सिडरी, बी लिमिटेड उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया 60% ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन सब्सिडरी फॉर 360 मिलियन, उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो साथ के साथ एंट्री भी करते चले गया बैंक अकाउंट डेबिट 360 मिलियन एंड लॉस कंट्रोल ऑफ द सब्सिडरी। तो अगर उसने सब्सिडरी का कंट्रोल छोड़ दिया तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, उसकी नेट एसेट भी निकालनी पड़ेगी, और क्योंकि 100% था तो एनसीआई तो थी नहीं तो वो डेबिट होगी नहीं, लेकिन गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो डिकंसोलिडेट करेगा सब्सिडरी को, अकाउंट फॉर करेगा रिमेनिंग 40% इंटरेस्ट को, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी 40% की इन एन एसोसिएट यूजिंग इक्विटी मेथड एट डिस्पोजल डेट। फेयर वैल्यू ऑफ द रिटेन इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड कितनी है 240 मिलियन, तो ये हो जाएगा आपका 240 मिलियन। कैरिंग वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी कितना है 440, तो ये हो जाएगा 440 मिलियन, और एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है 60 मिलियन की गुडविल थी तो ये हो जाएगा आपका 60 मिलियन। रिकॉर्डेड रिलेटिंग टू द प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी। ए लिमिटेड ने टेस्ट करा था सब्सिडरी गुडविल और लॉन्ग लिव एसेट प्रायर टू डिस्पोजल, देयर इज नो इम्पेयरमेंट, ठीक है।
देयर आर 4 मिलियन क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर सेल रिजर्व के अंदर था, जिसको आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ, P&L के अंदर। तो अवेलेबल फॉर सेल डेबिट रिजर्व है कितने से, 4 से। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4, और रिवैल्यूएशन के अंदर कितना पड़ा है, 10 बिलियन। इसको भी आप ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन ये थ्रू P&L नहीं होता, ये किसके थ्रू होता है, ये OCI के थ्रू होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व टू OCI 10 मिलियन और 10 मिलियन। इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, 360 प्लस 240 माइनस 440 माइनस 60, तो 100 मिलियन। टू गेन ऑन सेल कितना आ गया, 100 मिलियन। ये भी कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा P&L के अंदर। तो 100 भी जाएगा P&L के अंदर और 4 भी जाएगा P&L के अंदर। टोटल कितना जाएगा P&L के अंदर, 104। और OCI यानी कि रिटेन अर्निंग में कितना जाएगा, 10 मिलियन। जनरल एंट्री पास करनी, 60% स्टेक की वो कर दिया। आपको 40% रिटेन इंटरेस्ट का भी गेन निकालना है। तो अगर वो रिटेन इंटरेस्ट का आपसे गेन पूछे तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 240, लेकिन 40% नेट एसेट कितनी थी, बताओ जी कितनी थी, 440 प्लस 60, इसका 40%, तो ये कितना आ जाएगा, 440 प्लस 60, 500 का 40%, 200 माइनस 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 मिलियन का आपका गेन आ गया। ये है बढ़िया क्वेश्चन। तो कहता है ए लिमिटेड के पास एक होली ओन सब्सिडरी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने सेल कर दी वो सब्सिडरी बी टू सी अ लिस्टेड एंटिटी फॉर शेयर इन सी एंड एंड अप ओइंग 75% ऑफ सी लिमिटेड शेयर। तो पहले क्या था, पहले ए के पास सी के शेयर थे 100%। अब क्या हो गया, अब ए के पास सी के शेयर हैं 75% और सी के पास बी के शेयर हैं 100%। तो मुझे जरा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ए ने क्या गवाया, तो साहब उसने गवाया 25% ऑफ बी। और क्योंकि ये ओनर्स के साथ की ही ट्रांजेक्शन है, ए भी ऑनर, बी भी ऑनर, सी भी ऑनर, ऑनर के विद इन ऑनर के ट्रांजेक्शन है, तो आप, लेकिन उसने देखो कंट्रोल लूज नहीं करा, 25% करने के बाद उसने कंट्रोल लूज नहीं करा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर क्या कहते हैं अकाउंटिंग होगी सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करने की, वो नहीं होगी। तो जो आपने शेक छोड़ा है वो एनसीआई में चला जाएगा, आपको उसकी एंट्री पास करनी है। तो आप उसकी एंट्री कैसे पास करते थे, आप लिखते थे क्या मिला डेबिट टू एनसीआई। एनसीआई में क्या डालते थे आप, कि क्या गवाया, ये आपका एनसीआई में आएगा। तो मुझे जरा बताओ आपने एनसीआई में क्या गवाया। वो कहता है नेट एसेट ऑफ बी लिमिटेड प्रायर टू डिस्पोजल आर 10 लाख, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी, 13 लाख। गुडविल प्रीवियसली कैपिटलाइज नॉट इम्पेयर्ड कितनी थी, 16 लाख। कैरिंग वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड इन ए लिमिटेड बुक्स, यानी कि ये स्टैंड अलोन की बात कर रहा है, वो कितनी थी, 15 लाख। एट द डेट ए लिमिटेड बी लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व कितने थे, 4 लाख के, सिंस बी लिमिटेड, फिर उसके बाद उसने 1 लाख के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी कमाए। और ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है एबीसी की, एबी की, और एलिमिनेशन दे रखा है। नेट एसेट ऑफ सी कितने थे, 380 के थे, जिसकी फेयर वैल्यू है 5 लाख रुपए की। अच्छा, आपने सी को एक्वायर भी करा है तो आपको उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए ये डेटा दे रखा है, उस पर भी आएंगे। सी लिमिटेड ने फिर इशू करे शेयर्स वर्थ रुपीज 17,50,000। ये क्या है, ये पीसी है, जिसके बदले में आपने 25% छोड़ा है। लेकिन इस 17,50,000 के बदले आपको मिला क्या है, आपको तो 100% सी मिला है ना, सॉरी ये मिला है, सी के अंदर हिस्सा मिला है। इस 17,50,000 के बदले आपको सी भी मिला और बी भी मिला। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 25% छोड़ने के लिए आपको कितना मिला है, जो कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ 100% ऑफ बी बीइंग 6 लाख नॉमिनल वैल्यू और 11.5 लाख रुपए का इक्विटी है। फिर उसके बाद उसकी बैलेंस शीट दे रखी है। वो कहता है पेरेंट ए का इंटरेस्ट है बी में, जिसकी कॉस्ट है 15 लाख, जिसको स्वैप कर दिया गया इंटरेस्ट इन सी इन सेपरेट। ए लिमिटेड स्टेटेड इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड ग्रुप कंसोल गिवन 17,50,000। ऑब्वियसली सी अपनी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट दिखाएगा बी के अंदर और ए दिखाएगा सी के अंदर, जिसकी कॉस्ट होगी 17,50,000 रुपए की। अब मुझे जरा बताओ कि क्या मिला, ए को क्या मिला। तो ए को मिला 17,50,000, लेकिन ये 100% स्टेक के लिए है, उसने तो 25% ही त्यागा है।
तो बताओ 25 के लिए कितना, तो 17,50,000 का 25% हो गया 4,37,500, 4,37,500। भाई ए के पास पहले कितना था, ए के पास था 100%, उसने क्या छोड़ दिया, उसने 25% ऑफ बी छोड़ दिया। आप एंट्री के अंदर क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये जो 25% छोड़ा इसके बदले क्या मिला। अगर टेक्निकली बोला जाए तो इसके बदले अगर ये ना लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, आप पेपर में थोड़ा ना लिखोगे क्या मिला, आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड। आपको एक्चुअली में ये 25% छोड़ने के लिए क्या मिला, सी के अंदर इन्वेस्टमेंट मिली। तो जो आपको सी के अंदर इन्वेस्टमेंट मिली वो इस 25% में से छोड़ने के लिए क्या था, कि मतलब कितना अमाउंट इस 25% छोड़ने के लिए था। तो 17,50,000 100% था, तो 25% के लिए कितना, 4,37,500। अब एनसीआई कितने पे निकालोगे, जो भी आपने बुक वैल्यू रिकॉर्ड कर रखी होगी, ए ने बी को कंट्रोल करते वक्त जो बुक वैल्यू रिकॉर्ड कर रखी होगी वो निकाल देगा इंक्लूडिंग गुडविल। तो वो वैल्यू कितनी थी जरा बताओ, गुडविल की वैल्यू थी 6 लाख रुपए की और नेट एसेट थे 10 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 16 लाख। तो 16 लाख का 25% एक निकाल देगा, 16 लाख का 25% हो गया 4 लाख रुपए। तो उसको गेन कितना हो गया, गेन जो कि कहां जाएगा, ये इक्विटी में जाएगा डायरेक्ट, 37,500 का गेन हो गया इस ट्रांजेक्शन के थ्रू। 37,500 का गेन हो गया। इक्विटी में क्यों गया, क्योंकि ये ओनर्स के बीच की ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर कोई और शामिल नहीं है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन विद इन ओनर हो रही है, विद इन ओनर्स ऑफ द ग्रुप हो रही है, तो उससे होने वाला गेन लॉस कहां जाएगा, सीधा इक्विटी में जाएगा। नंबर 2, इसमें कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। भाई ए, क्या ए आज भी बी को कंट्रोल करता है, तो द आंसर इज यस। ए पहले भी बी को कंट्रोल करता था, ए आज भी बी को कंट्रोल करता है, बट थ्रू सब्सिडरी सी कर रहा है, क्योंकि ए सी को कर रहा है और सी बी को कर रहा है। तो इफेक्टिवली ए का इंटरेस्ट कितना है, अभी भी 75% है, तो लॉस ऑफ कंट्रोल की अकाउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इक्विटी में कितना इंटरेस्ट आ गया, 37,500 का आपका गेन आ गया। फिर आपने जो सी को एक्वायर करा है तो उसकी भी एंट्री करोगे, उसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व आपको निकालना पड़ेगा। तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आप कैसे निकालते हो, आप कहते हो नेट एसेट। नेट एसेट किस पे दिखाओगे जी, 5 लाख की फेयर वैल्यू उसने दे रखी है उस पे दिखाओगे। और क्या निकाल देते हो, इन्वेस्टमेंट निकाल देते हो, इन्वेस्टमेंट इन सी, वो कितने की आ रही है, वो 4,37,500 की आ रही है, आपने ऊपर दिखा रखी है 4,37,500। और 2 आप क्या क्या रिकॉर्ड करोगे, एनसीआई। एनसीआई कितना रिकॉर्ड करोगे, एनसीआई उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला, एनसीआई 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 डिटरमाइन रिसेप्शन द प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द एक्वायर्ड नेट एसेट। तो कितना होगा, 5 लाख का 5 लाख का 25%, 1,25,000 प्लस 4,37,500 माइनस 5 लाख, तो गुडविल कितने की आ गई, 62,500 की गुडविल आ गई, 62,500 रुपए की गुडविल आ गई। ये बढ़िया क्वेश्चन था, दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट दिस। अच्छा, कोई पूछे भाई टोटल एनसीए कितना, तो 1,25,000 प्लस 4 लाख, 5,25,000 की टोटल एनसीए। कोई पूछे कि आपको और भी क्या निकाल के दे रखा था उसने, गेन ऑन लॉस इफेक्टिव डिस्पोजल वो आपने निकाल लिया 37,500, गुडविल आपने निकाल ली 62,500। यही दोनों चीजें रिक्वायर्ड थी, लेकिन इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में उन्होंने आपको कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस भी निकाल के दिखाए। तो आप वो कैसे निकालोगे, आप कहोगे ए के पास कितने के थे, 95 लाख के, ये जो 97,50,000 आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 2.5 लाख का गेन हुआ है। 2.5 लाख का गेन कहाँ हुआ है सर, साहब 15 लाख रुपए की क्या थी, कैरिंग वैल्यू थी ए की स्टैंड अलोन के अंदर। तो ए की स्टैंड अलोन में क्या एंट्री गई होगी, ए की स्टैंड अलोन में एंट्री गई होगी इन्वेस्टमेंट इन सी 17,50,000 टू इन्वेस्टमेंट इन बी 15 लाख और टू पी एंड एल 2.5 लाख। ये एंट्री गई होगी ए के पास स्टैंड अलोन में, तो इसलिए ए की स्टैंड अलोन का 95 लाख बढ़ के कितने हो गए,
97,50,000 हो गए, क्योंकि एक ही स्टैंड अलोन में वो एंट्री करी है ना। तो आप तो वैसे भी ये गेन जो है 2.5 लाख का इग्नोर कर दोगे, क्योंकि कंसोल में इन्वेस्टमेंट्स कट जाती हैं। तो आप कौन सा लोगे, आप लोगे 95 लाख का। तो अगर कोई पूछे कंसोलिडेटेड रिजर्व, तो आप बोलोगे 95 लाख का था, फिर 1 लाख रुपए का पोस्ट एक्विजिशन कमाया, और 37,500 का ओनर्स के बीच में हुई हुई ट्रांजेक्शन के थ्रू कमाया। तो 95 लाख प्लस 1 लाख प्लस 37,500, 96,37,500। 96,37,500। फिर अगला क्वेश्चन, ए लिमिटेड परचेज करता है 100% सब्सिडरी ऑफ एस लिमिटेड फॉर ₹5 लाख एट द एंड ऑफ मार्च 2003, जब फेयर वैल्यू एस की कितनी थी, फेयर वैल्यू एस की थी 4 लाख की। उसने बेच दी 60% इन्वेस्टमेंट इन एस फॉर 6,75,000, 6,75,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बेच दी। यहीं कहीं यहीं एंट्री भी करते रहते हैं। आओ जरा, बैंक अकाउंट डेबिट 6,75,000, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, फेयर वैल्यू तब कितनी थी, 4 लाख की, 60% बेच दी 6,75,000 पे। तो 40% ही बचा है। तो एक तो सब्सिडरी निकल गई हाथ से। अगर सब्सिडरी निकल गई तो डिस्पोजल की एंट्री करनी पड़ेगी, उसमें गुडविल भी आपको निकालनी पड़ेगी, और नेट एसेट भी आप उड़ा दोगे। नेट एसेट भी आप उड़ा दोगे। पहले आपके पास 100% थी, तो एनसीआई वैसे ही जीरो होगा, एनसीआई आपका जीरो होगा। और बताओ, 40% इन्वेस्टमेंट आपने रखी है, वो आपको लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, तो एच लिमिटेड ने 60% सोल्ड कर दी, लीविंग फॉर 675, 40% इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट कितनी थी एक्सक्लूडिंग गुडविल, 8 लाख रुपीज की। तो नेट एसेट यहाँ कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 8 लाख रुपए की। द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ एस रिटेन इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द 60% इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो वो कहता है 6,75,000 अगर 60% था, तो 40% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 6,75,000 डिवाइडेड बाय 60 × 40, वो हो गया 4.5 लाख। तो 4.5 लाख। गेन और लॉस निकालना है ऑन द सेल ऑफ 60% स्टेक इन एस लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको निकालना है, और कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको निकालना है। तो ये एंट्री तो आप किस में कर रहे हो, ये एंट्री आप कर रहे हो कंसोल के अंदर। तो गुडविल, गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी साहब। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी, 5 लाख रुपए की, और तब फेयर वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए की क्या हुई होगी, गुडविल हुई होगी। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट माइनस फेयर वैल्यू, 100% थी, एनसीआई कुछ था ही नहीं। तो 6,75,000 प्लस 4.5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 8 लाख, तो गेन कंसोल में कितना आ गया, 2,25,000 का गेन आ गया। वो कहता है स्टैंड लोन में भी निकालो। तो स्टैंड लोन में आपने इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख रुपए की, उसमें से आपने 60% इन्वेस्टमेंट का जो था वो बेच दिया इन एस लिमिटेड। तो आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट 6,75,000 रुपए से टू इन्वेस्टमेंट, कितना, 5 लाख का 60%, 3 लाख रुपए, माइनस 6,75,000, तो 3,75,000 आपका स्टैंड लोन का गेन होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, 3,75,000। क्वेश्चन नंबर 14, ए लिमिटेड परचेज करता है 100 गोट्स एट एन ऑक्शन फॉर ₹1 लाख ऑन 30 सितंबर 2017। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपए की, और उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ एट सोल्ड द गोट्स। इन एडिशन देयर वुड बी 2% ऑप्शनल फीस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट पेबल टू द सेलर। ए लिमिटेड ने इंकर करे 500 और वेटनरी एक्सपेंसेस। तो ये तो कहाँ चले जाएंगे, ये पीएनएल के अंदर चले जाएंगे। तो बायोलॉजिकल एसेट आप किस पे दिखाते हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, आओ जरा, फेयर वैल्यू थी 1 लाख इंटू 2% की ऑप्शनल फीस थी, कॉस्ट टू सेल माइनस कर दोगे तो ये हो गया 98%। तो ये हो गया 98,000, और 1,000 रुपए आपने और खर्चा करा ट्रांसपोर्टेशन का, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई 97,000। तो बायोलॉजिकल एसेट आप दिखाओगे 97,000 पे टू
बैंक से पेमेंट कितनी होगी, एक तो 1 लाख की और ट्रांसपोर्टेशन की 1 लाख 1 हजार, 1 लाख 1 हजार और वेटनर एक्सपेंस की तो अलग से एंट्री कर देंगे बस जी, -97,000। तो 4,000 रुपए का क्या आ गया, फेयर वैल्यू गेन लॉस। फेयर वैल्यू लॉस आ गया आपका 4,000 का। 31 मार्च 2018 में मार्केट वैल्यू ऑफ द गोड्स इन द मोस्ट रीसेंट मार्केट इंक्रीज टू 1,10,000 रुपए की मार्केट वैल्यू हो गई मोस्ट रीसेंट मार्केट के अंदर। तो फेयर वैल्यू निकालो फिर से, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी होगी, 1,10,000 और ट्रांसपोर्टेशन 1,000, और वो कहता है would have been incurred by the seller to get the goat to the relevant market auctioneer fees of 2% of the market price of the goat would be payable by the seller। भाई वो 2% भी पे करता अगर वो ऑक्शन से लेता तो इसका फिर से 98% हो जाएगा। तो बताओ जी कितना होगा, 1,10,000 का 98% हो गया 1,07,800, 1,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन, तो 1,06,800। अभी कितने पे आ रहा है, अभी आ रहा है साहब 97,000 पे, अभी आ रहा है 97,000 पे। तो बताओ कितने का फेयर वैल्यू गेन हो गया, 97,000 मैंने माइनस कर दिए, -1,000 -97,000, तो 9800 का आपको क्या हो गया, गेन हो गया। ये गेन आप 31 मार्च को बुक कर दोगे, आप क्या एंट्री करोगे, आप कहोगे बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 9800 टू गेन टू फेयर वैल्यू गेन। 9800, 1 जून को कंपनी ने बेच दी 18 गोट एट एन ऑक्शन ऑफ 20,000 एंड इनकर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऑफ 150। इसके अलावा भाई 2% तो ऑक्शन लगना ही लगना है। तो जरा बताओ उन 18 गोट की फेयर वैल्यू कितनी होगी। तो भाई साहब 20,000 का 98%, 19,600 और -150 की आपकी वो वाली कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की, तो 19,450 की आपकी फेयर वैल्यू निकल कर आई उन 18 गोट्स की। इनकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट भी निकालो। आपने अभी कितने की बायोलॉजिकल एसेट दिखा रखी है, हमने दिखा रखी है साहब 97,000 प्लस 9800, तो टोटल 1,06,800 की दिखा रखी है। तो 1,06,800 अगर 100 गोट्स की हैं तो 18 की कॉस्ट कितनी है, 19,224 -19,450, तो 226 का क्या हो गया, 226 का आपको गेन हो गया उन 18 गोट्स की फेयर वैल्यू पे। तो वो भी आपको बुक करके चलना पड़ेगा। तो बताओ उसकी एंट्री आप क्या करोगे, आप कहोगे बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 226 से टू फेयर वैल्यू गेन 226। फिर 15 सितंबर 2008 को फेयर वैल्यू ऑफ द 82 गोट्स वॉज 82,820 और 42 गोट्स को स्लॉटर कर दिया, बाप रे बाप, ऑन दैट डेट विद टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट ऑफ 4,200। द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ carcasses on that date was 48,300 and the estimated transportation to sell for 420, no other selling cost would be incurred। तो बताओ जो मारने के बाद बचा वो कहाँ ले जाओगे, इन्वेंट्री के अंदर उन carcasses को। तो 48,300 -420, तो 47,880 की आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट चली जाएगी, इन्वेंट्री बन जाएगी। अब आपको उतनी गोट्स भी हटानी पड़ेगी अपनी टोटल बायोलॉजिकल एसेट्स में से। आपके पास शुरुआत के अंदर 100 थी, फिर आपने 18 की फेयर वैल्यू बढ़ा दी थी 226 से, देखो ना ये एंट्री कर रखी है आप, क्योंकि आपने 18 बेच भी दी थी। अच्छा हमने बेचने की एंट्री नहीं करी, रुको फिर, बाप रे बाप,
हमने बेचने की तो एंट्री नहीं करी ना। मैं ये काले पेन से कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 19,450 टू रेवेन्यू 19,450 और यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना होगा? रेवेन्यू 20,000 से आएगा, 20,000 माइनस 19,450, 550। फिर उसके बाद इस, क्योंकि आपने रेवेन्यू बुक करा तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू बायोलॉजिकल एसेट। अब आप उन 18 गुड्स को ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे लेकर आ चुके हो, तो आप कॉस्ट कितनी बुक करोगे? जो उसकी फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू क्या निकाली थी? 19,450। 19,450। तो ये एंट्री मेरे से मिस हो गई थी, तो वो मैंने कर दी। फिर उसके बाद आपने स्लॉटरिंग कराई है और अब आप उनको इन्वेंट्री के अंदर लेके जा रहे हो। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट है कितनी? बताओ साहब। 1,06,800 की थी। यहाँ हरे पेन से कर देते हैं। 1,06,800 की थी। इसमें 226 रुपए का गेन आ गया और माइनस, हाँ 1,06,800 के बाद सीधा यही हुआ ना, 226 का गेन माइनस 19,450, माइनस 19,450। अब ये कितने की कॉस्ट है? ये साहब 82 की कॉस्ट है, क्योंकि 18 गोट्स तो आपने बेच दी थी और आपने स्लॉटर कितनी करवाई है? 42। तो आपको 42 की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी स्लॉटर हो चुकी है। 1,06,800 प्लस 226 माइनस 19,450 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 42, तो ये निकल कर आता है 44,856। 44,856। और उसके बाद आपने एक और खर्चा भी करा था, कहाँ गया? टू कैश 4,200 का। बताओ जी, फेयर वैल्यू गेन लॉस कितना आ रहा है? 47,880 माइनस 4,200 माइनस 44,856, तो 1,176। फेयर वैल्यू लॉस 1,176 का क्या आ गया? फेयर वैल्यू लॉस। फिर उसके बाद वो कहता है 30 सितंबर को मार्केट प्राइस जो था रिमेनिंग 40 गोड्स का कितना हो गया? 44,800 और प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन लगना है 400 का और 2% की ऑप्शनल फीस भी लगनी है। तो पहले इसकी फेयर वैल्यू निकाल लो। तो देखो 100 गोड्स में से 18 बेच दी, तो कितनी बच गई आपके पास? 82। फिर 82 में से 42 मरवा दी, तो कितनी बच गई? 40। तो उन 40 के लिए वो बोल रहा है कि उसकी फेयर वैल्यू है 44,800 की, लेकिन ऑप्शनल फीस आपको माइनस करनी पड़ेगी 2%। तो सीधा मैं 98% निकाल दूं। 44,800 का 98% हो गया 43,904 और माइनस कर दिया मैंने ट्रांसपोर्टेशन 400 का, माइनस 400, 43,504। और आपके पास कॉस्ट कितनी बची हुई है? हमारे पास बची हुई है 1,06,800 प्लस 226 माइनस 19,450 और माइनस ये वाला अमाउंट 44,856। 44,856 हमारे पास बची हुई है 42,720। 42,720। तो फेयर वैल्यू गेन लॉस कितना आ गया? 784। तो 784 से आप बढ़ा दोगे अपनी बायोलॉजिकल एसेट को, एंट्री करोगे बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन 784। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बीटा लिमिटेड एक इन्वेस्टी है जो इशू करता है 2,000 इक्विटी शेयर विच आर आउटस्टैंडिंग एट अ रिपोर्टिंग डेट। ऑन दिस डेट बीटा लिमिटेड ने इशू करे हैं 1,000 शेयर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय which can be converted into 1,000 equity share of Beta. The grant date fair value of each option issued is rupees 1. The option will vest over 5 years and all 1,000 options are expected to vest.
ठीक है साहब। बीटा रिकॉग्नाइज करता है शेयर बेस्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 200। हाँ ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना निकल कर आएगा 200। एंड ऑफसेटिंग क्रेडिट टू इक्विटी इन द करंट ईयर, और तो यानी कि वो क्या एंट्री कर रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि वो एंट्री कर रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट। हर साल वो एंट्री करता है 200 टू एसबीपी रिजर्व 200। ये कौन से ईयर की एंट्री है, ये ईयर 1, 2, 3, 4 और 5, हर पांचों सालों की यही एंट्री होगी। अल्फा लिमिटेड इन्वेस्टर होल्ड करता है 600 शेयर बीटा में, जिसपे उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो रिकॉग्नाइज करता है शेयर ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सपेंस, यानी कि पीएनएल के थ्रू। भाई अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो क्या लगाएगा, इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड लगाएगा, तो जब इक्विटी मेथड लगाएगा तो क्या एंट्री करेगा, गेन और लॉस को लेकर आएगा। तो भाई ये जो खर्चा है, ये वाला जो खर्चा है, ये भी तो उसकी बुक्स में जाएगा, उसकी जो भी उसकी होल्डिंग होगी। तो 600 उसके पास शेयर हैं और 200 2000 में से तो कितने हो गए, 600 डिवाइड बाय 2000, 30%। तो 30% का खर्चा वो भी बुक करेगा। मानो कोई रेवेन्यू अगर नहीं है तो उसने क्या एंट्री करी होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट। खर्चा कितना है, 200 इंटू 5, 1000, 1000 का 30%, 300 टू इन्वेस्टमेंट 300। ये कौन कौन से ईयर की एंट्री है, ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। भाई वो हर साल अपना अपना शेयर लेकर आएगा ना, और पांचों सालों का मिला के क्या हो जाएगा 300। हर साल कितना लेकर आएगा, 200 का 30%, यानी कि 60 रुपए। हर साल 60 का लॉस बुक करता जाएगा। मानो कोई रेवेन्यू नहीं है, अगर उसका कोई बीटा का कोई रेवेन्यू नहीं है, जीरो है, और सिर्फ 200 का खर्चा खर्चा आ रहा है, तो वो हर इस लॉस को हर बार लेके जाएगा 60, 60, 60, 60। तो ऐसे करके 5 सालों में कितना रह जाएगा, 300। ठीक, तो ऐसे करके वो ले जाएगा। उसके बाद वो कहता है अल्फा लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज कर लिया रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट इन बीटा, वही हमने करा है, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। वो कहता है एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड जितने भी ऑप्शन थे वेस्ट हो गए। तो जब ऑप्शन वेस्ट हो गए तो उसके पास कैपिटल कितनी रही, 2000 प्लस 1000, 3000 हो गई। तो अब उसका परसेंटेज कितना हो गया, 600 डिवाइडेड बाय 3000, 20%। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो अभी भी है, बस रेट गिर के 30% से कितना हो गया, 20% हो गया, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अभी भी है। तो आपको ये जो 10% का डिक्लाइन हुआ है इसकी अकाउंटिंग करनी होगी। तो इसका डिक्लाइन आपको देखना होगा कि नेट एसेट पे कितना पड़ा है। तो कहता है जनरल एंट्री डालो बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड और अल्फा लिमिटेड रिकॉर्डिंग शेयर बेस्ड पेमेंट, ये आपने कर लिया। ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की भी एंट्री डालनी है आपको बीटा लिमिटेड में। तो ऑप्शन जब एक्सरसाइज होगा तो उसने बोला एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 3 रुपए, फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपए। तो वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 1000 ऑप्शन पे 3 रुपए मिलेंगे, तो 3000 रुपए बैंक में आ जाएंगे। एसबीपी रिजर्व के अंदर पैसा कितने का पड़ा हुआ है, 1000 का आपका पड़ा हुआ है। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000। फिर कहता है अल्फा लिमिटेड की बुक्स में लॉस ऑन डाइल्यूशन भी आपको निकालना है। तो आओ जरा वो निकालते हैं। तो बताओ 30% पे नेट एसेट कितनी थी, नेट एसेट उसने बोला है बीटा लिमिटेड नेट एसेट थी 11000 इमीडिएटली बिफोर द शेयर, तो वो थी 11000। तो 11000 का 30% ये हो गया 3300। तो हमारी पहले नेट एसेट थी 3300। फिर उसके बाद जब 20% हो गया तो नेट एसेट कितनी हो गई होंगी, 11000। अब इस बार कंपनी के पास आए भी हैं शेयर, इस बार कंपनी के पास शेयर भी आए हैं, 11000 प्लस 3000, सॉरी पैसा आया 3000 इंटू 20%, 2800 पैसा आया ना, तो उससे नेट एसेट बढ़ गई होगी। तो 3300 से 2800 माइनस 3300, तो 500 का आपका डिमिन्यूशन हो गया। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलरेडी 300 से कम आ रही है, आपको 500 से गिरानी थी, बट आप ऑलरेडी 300 से गिरा ही चुके हो, तो आप 200 से और गिरा दोगे। तो क्या एंट्री करोगे, P&L टू इन्वेस्टमेंट 200 से, क्योंकि 300 से तो आप ऑलरेडी गिरा चुके। क्वेश्चन नंबर 16, ZX लिमिटेड इशू करता है फिक्स रेट लोन। अच्छा इसने इशू करा है तो क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी 5 लाख रुपए की, और इनकर करता है इशू कॉस्ट ऑफ 20,000।
ठीक है, रिजल्टिंग इनिशियल कैरिंग अमाउंट कितना आ गया 480। लोन कैरी करता है इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% और रिपेबल एट अ पार एट द एंड ऑफ 10 ईयर। However, under the contract, Z can call the loan at any time after 4 year by paying fixed premium of 30,000। तो इसका मतलब ZX के पास क्या है, एक राइट है। किसका राइट है? प्रीपेमेंट का राइट है। समझो जरा, ZX ने लोन लिया 5 लाख रुपए का, उस बंदे ने काट लिए 20,000 रुपए का, 20,000 आपके उसके कट गए, ये जो आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसकी कट गए। हम आपको 480 देंगे। ZX ने बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप ना मेरे को वो भी दे दो, एक प्रीपेमेंट ऑप्शन भी दे दो कि मैं जब भी चाहूं इस लोन को रीपे कर सकता हूं। प्रीपेमेंट ऑप्शन क्या कहता है? आफ्टर 4 ईयर, 4 सालों के बाद मैं इस ऑप्शन को प्रीपे, इस लोन को चाहूं तो प्रीपे कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा इसके पैसे लगेंगे। हमने कहा कितने पैसे लगेंगे? तो उन्होंने बोला 10,000 रुपए लगेंगे साहब इसके एक्स्ट्रा। मेरी जेब में आए हैं 480 और ये 10,000 काटने के बाद ऑब्वियसली उसने जैसे 20,000 काटे वैसे उसने 10,000 भी काटे होंगे। तो बताओ मैंने लोन कितने का लिया होगा? मैंने लोन 4,90,000 का लिया होगा, तभी तो उसने 10,000 काट के 480 दिए। तभी तो उसने 10,000 रुपए काट के कितने दिए? 480। तो मैंने लोन कितने का लिया होगा? 4,80,000 का, मैंने 4,90,000 का मैंने लोन लिया होगा। उसमें से 10,000 रुपए उसने काटे होंगे। अगर पूरी स्टोरी सुननी है तो ये होगा 5,10,000 रुपए का लोन की बात हुई होगी, 20,000 उसने ट्रांजेक्शन के काट लिए होंगे और 10,000 उसने किसके काट लिए होंगे? 10,000 साहब उसने काट लिए होंगे इसके, क्या कहते हैं, ऑप्शन के। तो 5,10,000 माइनस 30,000 काट के उसने आपकी जेब में थमा दिए होंगे 4,80,000। अब आप दुनिया को कहते हो कि हमने तो 480 का लोन लिया, हमारी बैंक स्टेटमेंट देख लो, बट एक्चुअली में आपने लोन कितने का लिया है? एक्चुअली में लोन तो आपका इतने का हुआ ना। अगर मैं 10,000 भी हटा दूं तो आपने एक्चुअली में लोन लिया 4,90,000 रुपए का, क्योंकि 20,000 की तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कट गई। तो 4,90,000 रुपए का आपने एक्चुअली में लोन लिया। तो आपकी बैलेंस शीट में बीइंग ट्रू एंड फेयर व्यू लोन कितने का दिखना चाहिए? 4,90,000 रुपए का। 10,000 रुपए का तो आपका ऑप्शन है। अब ये एम्बेडेड ऑप्शन है, एम्बेडेड मतलब घुसा रखा है आपके लोन में। तो आपको देखना होगा कि क्या ये क्लोजली रिलेटेड है या नहीं है। अब क्लोजली रिलेटेड देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो भी आपको पेमेंट करनी है, कितने की पेमेंट करनी है? 30,000 का प्रीमियम जोड़ के। तो आपको प्रीपे अगर आप करते हो तो आप 5 लाख नहीं करोगे, 5,30,000 करोगे। क्या ये 5,30,000 4 सालों के बाद अमोर्टाइज कॉस्ट के इक्विवेलेंट होंगे? मतलब नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली। तो जरा सोचो, क्या 4 सालों में 480 बढ़ के 530 हो जाएगा? 530 हो ही नहीं सकता, पूरे 5 लाख ही देने हैं आपको। तो यानी कि वो आपका अमोर्टाइज कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं होगा। क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं होगा तो ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अगर ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो आपको इस 10,000 के ऑप्शन को अलग से दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या एंट्री करोगे? यहां कर लेते, आप एंट्री करोगे क्योंकि कॉल ऑप्शन आपका राइट है, तो आपके लिए वो डेरिवेटिव एसेट बन जाएगा। डेरिवेटिव एसेट जो कि कितने की है? 10,000 रुपए की है। लोन कितने का दिखाओगे? लोन आप दिखाओगे 4,90,000 रुपए का आप लोन दिखाओगे। और आपके पास पैसा कितने का आया है? पैसा आया है आपके पास 4,80,000 रुपए का आपके पास पैसा आया है। फिर आप इस 490 पे इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते कितने पे ले जाओगे? जो भी आपको लास्ट ईयर प्रीपे करना है विदाउट प्रीपेमेंट ऑप्शन, तो वो आपको कितना करना होगा? 8% ना। तो 5 8 5 40, 5,40,000। इसको आप ले जाओगे 5,40,000। जिस भी रेट पे लेके जाओगे उसको क्या बोलते हैं? IRR। उसने निकाल के दिया है कि हाँ, उसने आपको निकाल के दे रखा है IRR 8.30213। तो EIR इज इक्वल टू आपका कितना निकल जाएगा? 8.30213%। ये आपका EIR निकल जाएगा, जो 490 को 5,40,000 के बराबर कर देगा। आप हर साल अपनी फाइनेंस कॉस्ट, आप हर साल क्या एंट्री करते जाओगे? आप एंट्री करते जाओगे लोन, सॉरी
फाइनेंस कॉस्ट टू लोन, हर साल ये एंट्री करते जाओगे और जब आपको इंटरेस्ट पे करना होगा तो आप क्या एंट्री करोगे, लोन टू बैंक 40,000, 40,000। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, जो भी आपकी ओपनिंग वैल्यू होगी, हमारे केस में अभी 490 इंटू 8.30213%, जो भी आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के थ्रू यहाँ पे वैल्यू लेकर आओगे वो आप यहाँ पे डालते रहोगे। फिर जो ये डेरिवेटिव एसेट है इसको फेयर वैल्यू करना होगा। उसने आपको बोला ईयर 1 और 2 में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन की फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितनी होगी, 6,000। आपने कितनी दिखा रखी है, 10,000, तो लॉस हो गया तो आपको वो लॉस बुक करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज से टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट 4,000 रुपीज से। फिर अगले साल वैल्यू होगी 3,000 रुपए की, गेन हो गया तो आपको गेन भी बुक करना पड़ेगा, कितने का, 3,000 रुपए का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 रुपए। अभी आपकी फाइनेंशियल एसेट कितने पे आ रही होगी, अपनी फेयर वैल्यू पे आ रही होगी 9,000 रुपीज पे। 4 ईयर में वो कितनी पे होगी, 20,000, फिर से गेन हो गया तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट 11,000 से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000। अब वो कितने पे आ रहा होगा, अपनी फेयर वैल्यू पे आ रहा होगा 20,000 पे, और आपने रीपे कर दिया लोन एट द एंड ऑफ ईयर 4, तो उसकी एंट्री आप क्या करोगे, आप कहोगे टू बैंक 5,30,000 लोन, लोन आएगा अपनी अमोर्टाइज कॉस्ट पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, और टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट ये आएगी 20,000 पे, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, गेन और लॉस। अब मैं ना आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बना रहा, वो आप बना ही लोगे और वहां से वो वैल्यू लिख ही लोगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, गेन और लॉस जो है वो आपका निकल करके आ जाएगा। इस सवाल के अंदर और कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 17, पीक्यूआर लिमिटेड एंटर करता है एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 फरवरी 2002 जो प्रोवाइड करता है एनुअल मेंटेनेंस सर्विस फॉर रुपीज यूएसडी 10,000 which is rendered uniformly throughout the year over a period of 2 year, अप्रैल 2002 से मार्च 2004 टू अ फॉरेन कस्टमर। तो कहने का मतलब ये है, कहाँ बना है, कहाँ बना है, यहाँ बना लेते हैं। वो ये कह रहा है कि साहब 2 साल हैं टोटल, 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004, आपने कहीं फरवरी में, यहां पे ना 1 अप्रैल डाल दो, फरवरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करा यूएसडी 10,000 का, यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा $10,000 का, जो 2 सालों की सर्विसेज है। तो इस साल की कितनी है, $5,000, और इस साल की कितनी है, $5,000। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ठीक है। फिर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा तो आपने एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने एडवांस रिसीव कर लिया 3,000 का फरवरी के अंदर ही, और बैलेंस आपको मार्च 2004 में रिसीव होगा, और आपने फरवरी 2002 में ही एडवांस ले लिया। तो जब आपने यहां पर एडवांस लिया, यहां पर, तो आपने क्या एंट्री डाली, आपने यहां पर जब एडवांस लिया तो आपने एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट $3,000 टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी $3,000। किस रेट से मल्टीप्लाई करोगे, फरवरी के रेट से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब अब यहां पे आप सर्विसेज देते गए टक टक टक, या फिर ऐसे समझ लो कि ये 31 मार्च आया और आपने पूछा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है, क्या इसको रीसेट करना पड़ेगा। तो चेक करो कि क्या ये मॉनिटरी है या ये नॉन मॉनिटरी है। मॉनिटरी क्या होता है, जिसमें आपको पैसा देना होता है। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के बदले आपको पैसा देना है, द आंसर इज नो, आपको कोई पैसा नहीं देना। आपको क्या देना है, आपको अपनी सर्विसेज देनी है, आपको सर्विसेज देनी है। तो यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे एनी मनी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, तो देयरफॉर ये नॉन मॉनिटरी हो गया, तो आपको इसको रीस्टेट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको इसको रीस्टेट करने की क्लोजिंग रेट पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी आइटम है। क्यों नॉन मॉनिटरी आइटम है, बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पेबल इन फॉरेन करेंसी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। फिर 31 मार्च को आगे आपने अपनी सर्विसेज दे दी,
तो आपने रेवेन्यू बुक करा होगा। आपने कितने का रेवेन्यू बुक करा होगा? आपने रेवेन्यू बुक करा होगा, मैं थोड़ा पेन पतला कर लूं क्या? हाँ, आपने रेवेन्यू बुक करा होगा डॉलर, डॉलर 5,000 का। और डेबिट क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डॉलर 3,000 वाली। और डॉलर 2,000 से क्या करोगे? ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि अब ये क्या है? ये पैसा लेना है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? ये पैसा लेना है। फिर यहां पर आके ये वाले ट्रेड रिसीवेबल जो हैं, क्या रीस्टेट करोगे? द आंसर इज यस, ये रीस्टेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा लेना है इन फिक्स अमाउंट, तो ये मॉनेटरी आइटम हो गया। तो आपको क्लोजिंग डेट पे इनको रीस्टेट करना पड़ेगा एंड अपना अकॉर्डिंगली गेन और लॉस बुक करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली 5,000 की भी आप एंट्री करोगे रेवेन्यू बुक करने की, और यहाँ पे आपको पैसा ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये वाला जो ट्रेड रिसीवेबल है ये रीस्टेट होगा। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया। ए लिमिटेड जिसकी फंक्शनल करेंसी इंडियन रुपीज है, उसका बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 2 लाख रुपए। लेकिन ना तो कोई ट्रेड रिसीवेबल है और ना ही कोई ट्रेड पेबल है ऑन 1 अप्रैल। ड्यूरिंग द ईयर 2-3 उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन करी हैं। ए लिमिटेड ने परचेज करा गुड्स फॉर रीसेल फ्रॉम यूरोप, यूरो 1 लाख का। जब एक्सचेंज रेट कितना था? तब एक्सचेंज रेट था 105। तो 1 लाख, मैं इन लाख लिख लूं तो चलेगा? हाँ सर लिख लो। तो आपने माल कितने का खरीदा? माल खरीदा 1 लाख इंटू 105 रुपीज, 105 लाख। और बैलेंस अभी भी अनपेड है। 31 मार्च को एक्सचेंज रेट कितने का हो गया? 100 का। तो आपको गेन हो गया, कितने का गेन हो गया? 5 इंटू 1 लाख, रुपीज 5 लाख का आपको गेन हो गया। ए लिमिटेड ने सोल्ड कर दिए ये गुड्स अमेरिकन क्लाइंट को $1.5 लाख के। तब एक्सचेंज रेट कितना था? 85। तो आपके सेल्स कितने की करी? यहाँ लिख दे, 1.5 लाख हो गया, 1.5 इंटू 85, 127.5। तो आपने सेल्स करी रुपीज 127.5। ये कैसे आया? $1.5 लाख इंटू 85। और ये अमाउंट आपने सेटल करा दिया 87 पे, तो ₹2 का आपको यहां पर भी गेन हुआ। तो रुपीज 3 लाख का आपको यहां पर भी गेन हुआ। फिर आपने लोन लिया $1 लाख का, 1 लाख यूरो का लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट में। तब रेट था 105, और आपने इसको कन्वर्ट करा 105 के हिसाब से भी 105 लाख रुपए। और क्लोजिंग रेट उसने आपको बताया 100 का हो गया। तो यहाँ पर भी आपको 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। तो बताओ आपका पैट कितना आ रहा होगा, या फिर पीबीटी बोल लो, ये कितना आ रहा होगा? तो साहब आपने 127 लाख रुपए का माल बेचा, ऐसे निकाल ले। आपने 127.5 का माल बेचा, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 105। तो इतने का तो आपने जीपी कमा लिया, 127.5 माइनस 105, आपने जीपी कमा लिया 22.5। फिर आपको गेन कितने कितने हुए? ये भी आपका गेन ही है, 5 5 10 और 13, 13 का आपको गेन हो गया। तो 35.5 आपने टोटल प्रॉफिट कमाया, 35.5। आपको क्या बनाना है? आपको निकालना है कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन वुड बी रिपोर्टेड। कैश फ्लो बनाना है मोटी मोटी। तो पीबीटी आपका कितना है? पीबीटी है 35.5। इसके अंदर आप ऐड कर दो फॉरेन एक्सचेंज की जो भी एडजस्टमेंट है। मैं ऑपरेटिंग वाली नहीं कर रहा। अगर आप ऑपरेटिंग वाली नहीं करोगे तो आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल में भी नहीं दिखाओगे। अगर आप यहाँ करके चलोगे तो वर्किंग कैपिटल में भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो मैं वो नहीं करना चाहता, तो मैं वो नहीं कर रहा। मैंने लॉन्ग टर्म का गेन दिखाया चुपचाप 5 लाख रुपए का। तो ये कितना आ गया? ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि गेन है। तो 30.5 ये आ गया। फिर मैंने निकाला चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 0 थे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी 0 है क्योंकि आपने अमाउंट सेटल करा लिया। क्लोजिंग ओपनिंग ट्रेड पेबल भी 0 थे, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने के आ रहे हैं मुझे जरा बताओ? क्लोजिंग ट्रेड पेबल आ रहे हैं 100 के हिसाब से, 100 लाख रुपीज के। तो 100 लाख रुपीज के मैंने क्लोजिंग, ये आपको लिख दिए ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। अगर मैं यहां पर ट्रेड पेबल का एक्सचेंज डिफरेंस भी डालता तो फिर मैं यहां पर कितने का लिखता? मैं यहां पे 105 के लिखता, जो मेरे विदाउट एक्सचेंज गेन लॉस इफेक्ट के थे वो।
तो ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया 130.5, 130.5। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने लोन कितने का लिया है, 105 लाख रुपए का आपने लोन लिया। तो 130.5 प्लस 105 ये हो गया 235.5। अरे 235.5 और ओपनिंग कितना था 2.0, तो ये हो गया 237.5। कितना हो गया 237.5। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वेल्थ लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ लीज अरेंजमेंट विद लेसर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एट एन एनुअल लीज रेंटल ऑफ 8 लाख। तो 8 लाख रुपए का लीज रेंटल पे 5 सालों के लिए लीज एंटर करी है। देयर इज एन ऑप्शन एट द एंड ऑफ द सेट पीरियड दैट लीज कैन बी ओन्ड बाय द लेसी। अदर फैक्टर जो है डिस्काउंटेड है 8% और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कितना है 10%। तो आप क्या यूज करोगे 10%। वेल्थ लिमिटेड को रीजनेबल सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन टू परचेज द लीज एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, और 56 लाख रुपए इज द एक्सरसाइज प्राइस एग्रीड इन द लीज टर्म फॉर परचेजिंग द लैंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। और उसको सर्टेन भी है, तो यानी कि आप इसको भी कंसीडर करोगे जब आप डिटरमाइन करोगे अपनी लीज लाइबिलिटी। तो जब आप लीज लाइबिलिटी निकालोगे तो लीज लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 8 lakhs इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 10% कॉमा 5 प्लस 56 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% कॉमा 5। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/1.10, 1 2 3 4 5, 3.791। 8 lakhs इंटू 3.791 प्लस 56 लाख इंटू 1/1.10, 1 2 3, 1/1.10, 1 2 3 4 5, 0.621। तो 3.791 इंटू 8 लाख और 56 लाख इंटू 0.621, 65,10,400। तो ये आ गया 65,10,400। ठीक। वो कहता है तीसरे साल के एंड में अब उसने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, पहले सोचा था 5th ईयर में करेंगे लेकिन कब कर लिया 3rd ईयर के एंड में। तो इससे इकोनॉमिक्स चेंज हो गई लीज की, क्योंकि लीज की इकोनॉमिक्स चेंज होगी तो यू हैव टू रीवैल्यू द लीज अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। अदरवाइज अगर आपने रट भी रखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर चेंज इन असेसमेंट होती है परचेज ऑप्शन की तो उसको किस पे करते हैं, उसको करते हैं एट रिवाइज रेट। अब आप जो भी रिवाइज रेट यूज करोगे, करंट लीज लायबिलिटी कितनी की है 56 लाख की निकल कर आएगी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या निकल कर आएगा 1 ही निकल कर आएगा। वो कहता है रिवाइज रेट के लिए आप आईआरआर को भी यूज कर सकते हो, उसने काम ही खत्म कर दिया। आपको लीज लायबिलिटी और आरओयू निकालना है, वो आपने निकाल लिया। ये रहा एंट्री, क्या होगी एंट्री होगी आरओयू टू लीज लायबिलिटी 56,10,000 सॉरी 65,10,400। फिर उसके बाद अमाउंट बताना है बैलेंस शीट और पीएनएल में कितना आएगा, तो वो आप, और कैश फ्लो के अंदर कितना आएगा। तो भाई साहब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर आरओयू नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, लीज लायबिलिटी जाएगी, लीज लायबिलिटी का लेजर बना देते हैं। और कैश फ्लो के अंदर क्या जाता है, कैश फ्लो के अंदर जाता है जो भी आप पेमेंट करते हो ना, वो 8 लाख रुपए की आपने 8 लाख की है ना, हाँ 8 लाख रुपए की जो आपने पेमेंट करी है वो कैश फ्लो के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है। अगर मैं लीज लायबिलिटी का खाता बनाऊं तो 3rd ईयर के एंड में लीज लायबिलिटी कितनी आएगी, ओपनिंग आएगी 65,10,400। इंटरेस्ट कितना जुड़ जाएगा 65,10,400 का 10% हो गया 6,51,000, 6,51,040। और 8 लाख रुपए की आपने कर दी पेमेंट, तो बताओ 65,10,400 प्लस 10% माइनस 8 लाख, तो ये निकल कर आ गया 63, 61, 440, 63, 61, 440। इसका 10% हो गया 6,36,144।
और 8 लाख 63, 61, 440 प्लस 10% माइनस 8 लाख हो गया 61, 97, 584, 61, 97, 584, इसका 10% हो गया 6,19,758 रुपये डिवाइड बाय 10% प्लस 10% और 8 लाख की फिर से पेमेंट करती होगी तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा होगा? -8 लाख 60,17,342। तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बच रहा होगा और आपने लाइबिलिटी कितने की कर दी? 56 लाख रुपए की। तो आपको रीमेजर करना पड़ेगा। रीमेजर कितने से करना पड़ेगा? रीमेजर आपको करना पड़ेगा -56 लाख 4,17,342। 342 से आपको रीमेजर करना पड़ेगा। इसकी एंट्री क्या करोगे? इसकी एंट्री करोगे लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 4,17,342 टू ROU 4,17,342। फिर उसके बाद जो भी आपका ROU का बैलेंस आ रहा होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन आप उसको ट्रांसफर कर दोगे ROU टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि अब आप ओन करते हो। और लीज लाइबिलिटी टू बैंक कर दोगे कितने रुपए से? 56 लाख रुपए से, क्योंकि इतने की तो आप पेमेंट भी करोगे ना, तो लीज लाइबिलिटी टू बैंक कर दोगे 56 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्स लिमिटेड एंटर करता है एक शेयर बेस्ड अरेंजमेंट में अपने एम्प्लॉयज के साथ जिसकी टर्म्स आपको नीचे गिवन है। वो कहता है हर एक एम्प्लॉय को रिसीव होंगे 500 शेयर अगर वो एम्प्लॉयड रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर तक। अगर वो एम्प्लॉयड रहते हैं तो उनको 500 शेयर जो है मिल करके चलेंगे। और ये एक्सपेक्टेड है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो छोड़ करके नहीं जाएगा कंपनी को, ये आपका अनुमान है। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है अवार्ड की? 4,000। ये पर ऑप्शन नहीं है, ये टोटल अवार्ड की वैल्यू दे रखी है। तो ग्रांट डेट की आपके पास फेयर वैल्यू कितने दे रखी है? 4,000। इफ एम्प्लॉय लीव्स मैक्स लिमिटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 ईयर बट बिफोर इट शेयर आर लिस्टेड, एंटिटी के पास ऑप्शन है। ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब क्या है कि ऑब्लिगेशन नहीं है, नॉट एन ऑब्लिगेशन। और क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है तो यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड प्लान। मैक्स लिमिटेड के लिए कितना हो गया? इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड प्लान। On grant date, Max Limited expect to list in the list in the next 3 to 5 years. This is the first share based plant और Max Limited के पास कोई past practice भी नहीं है कि वो बायबैक वगैरह करती है। At the end of year 2, Max Limited no longer expect to list and employee are informed on this fact. Max Limited ने अनाउंस कर दिया एम्प्लॉयज को that if it is not listed after 5 year and employee leave, तो Max Limited रीपरचेज कर देगा अपने शेयर्स को। तो इसका मतलब क्या है? उसने वादा कर दिया, वादा बोले तो ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर ली। तो जैसे ही उसने ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर ली, ये क्या बन गया? ये बन गया कैश सेटल्ड। ये क्या बन गया? कैश सेटल्ड बन गया। और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 6,000। एट द एंड ऑफ ईयर 3 फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी कितनी बन गई? 9,000। तो सबसे पहले 4,000 और 5 सालों के हिसाब से थी, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 800। 800 के हिसाब से आप क्या एंट्री करोगे? ईयर 1 2 3 4 5, 5 सालों की अगर मैं बोलूं तो आप कहोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू SBP रिजर्व 800 और 800। अब आपने 2 सालों की एंट्रियां करी थी, एकदम से चेंज आ गया और ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट हो गई एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो आपके पास कितना बैलेंस आ रहा था SBP रिजर्व में? 1,600। तो आप इसको ट्रांसफर करोगे किसके अंदर? लाइबिलिटी के अंदर। SBP रिजर्व 1,600 टू सार। अब आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, कितने की लाइबिलिटी खड़ी हो गई? 6,000 रुपए की फेयर वैल्यू थी, तो आप कहोगे 6,000 की फेयर वैल्यू, 2 साल बीत चुके हैं तो कितनी आ गई? 6,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 2,400। तो 800 रुपए आप कहाँ लेके जाओगे? अब रिटेन्ड अर्निंग या फिर बोल दो इक्विटी के अंदर लेके जाओगे, क्योंकि ये
शेयर होल्डर्स के बीच की ट्रांजेक्शन है। बायबैक इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर ना, तो इसलिए आप कहाँ लेके जाओगे, इक्विटी के अंदर लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं लेके जाओगे। फिर थर्ड ईयर में 9,000 हो गई फेयर वैल्यू, तब आप क्या एंट्री करोगे, आप लेके जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सार। अब 9,000 के हिसाब से कितना अमाउंट होना चाहिए साहब, 9,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 9,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 होता है 5400। आपका कितना आ रहा है 2400, तो आप 3,000 रुपए से और लेके जाओगे खर्चे को, तो ये आप एंट्रीज करोगे। वो कहता है व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द अवार्ड इफ द एंड ऑफ द ईयर 2 मैक्स लिमिटेड डज नॉट इन्फॉर्म एम्प्लॉय दैट इट विल रीपरचेज द शेयर आफ्टर द 5 ईयर पीरियड। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अभी भी इक्विटी सेटल्ड ही है, तो आपको कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी भी इक्विटी सेटल्ड ही है। एंड लिस्टिंग ऑफ एंटिटी शेयर इट्स स्टिल अचीवेबल, but at the end of year 6 Max Limited has not listed or 2 of the employee leave. Max Limited exercise its settlement choice and buy the leaving employee share at fair value. तो भाई उसने अपनी सेटलमेंट चॉइस को एक्सरसाइज करा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांजेक्शन इतनी 10 अमाउंट टू कि बाकी एम्प्लॉइज के मन में भी यही है कि हाँ भाई ये हमारे शेयर्स भी खरीदेंगे, क्योंकि पास प्रैक्टिस तो ऐसी नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन है ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेगा, तो आपको लाइबिलिटी बुक करके चलनी पड़ेगी उन शेयर्स की, और आपको सार के बेसिस पे उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा उस फेयर वैल्यू के बेसिस पे। अदरवाइज जब ये वाला मूवमेंट हुआ तब तो वो इक्विटी सेटल था, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बट अगर आप दो एम्प्लॉयज का खरीदते हो तो इसका मतलब वो वैलिड एक्सपेक्टेशन अगर क्रिएट करता है तो वो फिर दोबारा से सार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज मैक्स लिमिटेड के पास लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो दिस इज इट, यहाँ पे आपका खत्म होता है रिविजन टेस्ट पेपर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर मैंने किसी पॉइंट को करा दिया हो जल्दी और मुझे ये लगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हमें लगता है कि यार ये तो आता ही होगा, तो कॉमन सी बात है। बट अगर आपको ना समझ आया हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। वी विल ट्राई टू हेल्प you and make your concept more clearer and make you confident for the examination of September 25। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।